हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है एडवेंट्स ऑफ द यूरोपियंस। यूरोपियंस देशों का भारत में आगमन। दोस्तों, यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं वो कौन कौन से यूरोपीय देश थे जो हमारे भारत में व्यापार करने के लिए आए, उन देशों के आने का क्रम क्या है, वो देश हमारे भारत में क्यों आए, क्यों हमसे व्यापार करना चाहते थे। इन सभी क्वेश्चंस का जवाब हम आज के लेक्चर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों। ये जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री है, अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक वर्ल्ड के मैप को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले समझ लेंगे कि ये यूरोपीय जो महाद्वीप है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों, यहाँ से मैं आप दिखाना चाहता हूँ, ये जो गोल सर्किल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ये पूरा यूरोपियन कंट्री है। तो यहाँ पर मैं ई से इंडिकेट कर रहा हूँ, इट मीन्स दैट ये यूरोप के सारे देश हैं। उसके बाद मैं आपको एक लाइन खींच के दे रहा हूँ, ये एक बॉर्डर की तरह है। इसके इस तरफ हम देखेंगे यहाँ पर एशिया महाद्वीप है। दोस्तों, हम लोग समझ गए ना, एशिया महाद्वीप और यूरोपियन महाद्वीप। दोस्तों, हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत। दोस्तों, यहां से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यूरोपीय देश हमारे भारत में कैसे आए, क्यों आए, उनके पीछे आने का उद्देश्य क्या था। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यहां पर एक स्पेन देश है। स्पेन देश का एक नाविक था जिसका नाम था कोलंबस। दोस्तों, कोलंबस अपने नाव को लेकर निकला भारत की खोज में। तो इस तरीके से वो अटलांटिक महासागर, दोस्तों ये अटलांटिक महासागर है, इधर हिंद महासागर है। तो इस तरीके से अटलांटिक महासागर में वो आता है अपनी नाव को लेकर, लेकिन वो यहाँ से रास्ता भटक जाता है और वो दूसरी तरफ चला जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से वो जब दूसरी तरफ जाता है तो वो उत्तरी अमेरिका में पहुंच जाता है। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में जब वो पहुंचता है तो यहाँ के लोगों को देखता है, उसे ये लगता है कि मैं इंडिया में पहुंच गया हूँ। दोस्तों, जब वो यहाँ पर उतरता है तो यहाँ के लोगों को देखता है, वो थोड़े से उनको गोरे दिखते हैं और लाल दिखते हैं। तो वो सोचता है कि ये सारे इंडियंस हैं, तो वह यहाँ पर वो इनका नाम रख देता है रेड इंडियंस। तो दोस्तों, हमारे पेपर्स में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ के निवासियों को हम लोग रेड इंडियंस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर होगा, उत्तरी अमेरिका में रहने वाले लोगों को रेड इंडियंस कहा जाता है। कोलंबस के द्वारा एक नाम दिया गया था। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों पुर्तगाल की तरफ। पुर्तगाल एक देश है दोस्तों, हमें दिखता है यहाँ पर, हम लोग इसको इंडिकेट कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए पुर्तगीज, ये पुर्तगाल एक देश है। यहाँ पर एक नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को दा गामा। दोस्तों, वास्को डी गामा एक बार अपनी नाव लेकर निकलते हैं और इस तरीके से यहाँ से होते हुए भारत की खोज करने के लिए यहाँ पर पहुँच जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक जगह है कालीकट, इसके आगे हम लोग पूरा इसको डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो ये वाला जो रूट है, इस तरीके से इस रूट से यूरोपीय हमारे भारत में प्रवेश करने लगे। सबसे पहले वास्को डी गामा हमारे भारत में आया और उसने यहाँ पर भारत की खोज की। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यूरोपीय लोग हमारे भारत में क्यों आ रहे थे, यूरोपियों को हमारे भारत से क्या काम था। दोस्तों, यहाँ का आंसर हम लोग इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि हमारे पृथ्वी पर 3 इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं। वो 3 इमेजिनरी लाइंस कौन कौन सी हैं, यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ ड्रा कर रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। हमारे विश्व के सबसे बीच में जो एक लाइन खींची गई है उसको हमने 0 डिग्री अक्षांश का नाम दिया। इसको हम लोग इक्वेटर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर वो सारे देश हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यानी यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो हमेशा सीधी रहती हैं। उसके बाद हम जब ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो 23.5 डिग्री पे हमने एक और लाइन खींची है जिसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। दोस्तों, इसका नाम ध्यान रखेंगे आप लोग, कर्क रेखा। उसके बाद जब हम साउथ में चलते हैं तो साउथ में हमें एक लाइन और दिखती है 23.5 डिग्री पे, जिसका नाम है लाइन ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा। तो दोस्तों, कर्क रेखा ऊपर है नॉर्थ वाली, और नीचे जो 23.5 वाली लाइन है जिसको हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, इनको खींचने की जरूरत क्यों पड़ी, यहां से हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सिंपली हम लोग यहां से समझेंगे कि यूरोपीय देश हमारे भारत में क्यों आए। दोस्तों, 23.5 डिग्री के ऊपर आप जहां भी बढ़ेंगे उसके बाद आपको ठंड का एहसास होगा। ठंड मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर आपको गिरता हुआ दिखाई देगा, यानी यहाँ पर टेम्परेचर कम मिलता है। आप जितना भी नॉर्थ साइड में बढ़ोगे टेम्परेचर कम होगा, यानी ठंड का एहसास हमें ज़्यादा होगा। इसी तरीके से ये कंडीशन नीचे भी रहती है, जितना आप साउथ पोल की तरफ जाएंगे उतनी ज़्यादा आपको ठंड लगेगी, माइनस में टेम्परेचर पहुँचेगा। अब यहाँ पर यूरोप की कंडीशन देख लेते हैं दोस्तों।
देखिए ये सारे यूरोपियन जो देश हैं ये सब ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो जब ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो यहाँ की जो ज़मीन है वो कैसी होगी, ज़्यादा उपजाऊ नहीं होगी, बंजर तरीके की ज़मीन होगी। यहाँ पर कुछ खाद्यान्न फसलें नहीं मिलेंगी, ग्रेनरी इनके पास नहीं मिलता है। इसीलिए इनका जो मुख्य भोजन होता है वो होता है नॉनवेज यानी मीट। यहाँ के लोग ज़्यादातर मीट पर निर्भर होते हैं। अब मीट को अच्छा बनाने के लिए इनको किसकी ज़रूरत है, स्पाइस की। स्पाइस मीन्स मसाले, इनको मसाले चाहिए दोस्तों। अब मसाले इनके यहाँ होते नहीं है यूरोप में, तो ये मसाले कहाँ से लेने आ रहे हैं, हमारे भारत से। यानी एशिया में कुछ ऐसे देश हैं, जैसे हमारा भारत हो गया, उसके बाद यहाँ पर नीचे इंडोनेशिया, इस तरीके से कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास मसालों की भरमार है, बहुत ज़्यादा मसाले हैं। जैसे हम इंडिया की बात कर लेते हैं तो केरल और तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये साउथ के जो स्टेट हैं इनके पास बहुत सारे मसाले हैं। अब ये मसाले लेने के लिए हमारे देश में आते हैं तो सबसे पहले वास्को डी गामा हमारे भारत की खोज करते हैं। उसके बाद जब वास्को डी गामा भारत जाते हैं, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में आए थे, और 1499 ईस्वी में वास्को डी गामा जब भारत से लौटे तो उनको 60% का फायदा हुआ। अपने साथ जो भी सामान लाए थे या जो भी अपने साथ रुपए पैसे वो लाए थे, उसका 60% लाभ कमा के गए भारत से। इसी क्रम में दोस्तों जब ये अपने आप पुर्तगाल में पहुंचे तो यहाँ पुर्तगालियों को इन्होंने जब बताया तो यहाँ से बहुत सारे पुर्तगाली हमारे भारत की तरफ आने लगे, तो उनको हमने एक नाम दिया पुर्तगाली गवर्नर। अब इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से देश थे जो हमारे भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं आपको कंपनी दिखा रहा हूँ, एक छोटी सी ये मैं सारणी आपको दिखा रहा हूँ, इंडेक्स बना हुआ है। यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से देश हैं और उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ किस तरीके से स्थापित की थी। तो सबसे पहले पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में, जैसे मैं अभी आपको पीछे बता चुका था, वास्को डी गामा भारत में आए और कोचीन में इन्होंने 1510 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री को स्थापित कर लिया। उसके बाद गोवा में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया। ये जो आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो फैक्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इनको एक दो बार आप लोग जरूर पढ़ोगे, क्योंकि जो लोग मेंस लिखते हैं पीसीएस का या सिविल सर्विस का, उनके लिए ये आंकड़े बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो लोग एकेडमिक की तैयारी करते हैं, जिनको फैक्ट्स लिखने होते हैं, कॉपी में लिखना होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप लोग जरूर याद रखिए। उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश का मीन्स होता है अंग्रेज। अंग्रेज हमारे भारत में आए थे 1660 ईस्वी में। इन्होंने अपनी फैक्ट्रियों को स्थापित किया पूरी तरीके से, और ये इन्होंने सबसे पहले सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाई 1608 ईस्वी में। उसके बाद बॉम्बे और इसके बाद पूरे भारत पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। यहाँ से एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसको और डिटेल से पढ़ेंगे जब हम अंग्रेजों का भारत में आगमन पढ़ेंगे तब। अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे आज पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पुर्तगालियों के बारे में आज हम सिर्फ पढ़ेंगे इसमें। उसके आगे चलते हैं दोस्तों। इस तरीके से अंग्रेजों ने पूरे भारत में अपना कब्जा कर लिया था। यहाँ से हम लोग देख लेंगे इसको, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। अब नेक्स्ट जो देश हमारे यहाँ आने वाला वो डच है। दोस्तों सबसे पहले ये सवाल उठता है कि डच कौन थे। तो अभी यूरोप को अगर हम देखेंगे तो डच एक देश मिलेगा। डच जो है वो नीदरलैंड, यहाँ से एक देश मिलेगा हमें नीदरलैंड, जिसका नाम हालैंड भी है। दोस्तों हालैंड और नीदरलैंड में जो लोग रहते हैं उनको हमने डच का नाम दिया है। तो दोस्तों डच का मतलब ही हो गया नीदरलैंड और हालैंड के लोग हमारे भारत में जब आए तो इन्होंने क्या किया, भारत में अपनी कुछ फैक्ट्रियां लगाई थी, जैसे कोरोमंडल तट के ऊपर, पुलिकट के ऊपर। पुलिकट कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। पुलिकट जो है उड़ीसा के आसपास वाला क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के आसपास वाला क्षेत्र था उस समय। उसके बाद बंगाल और हुगली के ऊपर भी इन्होंने अपना कब्जा किया था और कुछ फैक्ट्रियां लगाई थी। इसी तरीके से दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद चलते हैं आगे थोड़ा सा। कौन सा देश है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी। दोस्तों ये डेनिश लोग हमारे भारत में आए, ठीक है, कहाँ पर, बंगाल के आसपास में इन्होंने फैक्ट्रियां स्थापित की। फ्रेंच मीन्स फ्रांस के लोग, तो इसको आप लोग याद रखोगे। डेनिश का मतलब होता है डेनमार्क के निवासी। दोस्तों डेनमार्क के निवासी और फ्रेंच निवासी। इस तरीके से इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ स्थापित की, पूरा मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डेट भी देख सकते हैं आप लोग। इस तरीके से इन्होंने सूरत, पांडिचेरी और उसके आसपास में फ्रेंच लोगों ने यानी फ्रांस के लोगों ने यहाँ पर फैक्ट्रियां अपनी स्थापित की।
दोस्तों एक बार हमारे पेपर्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो यूरोपीय कंपनी है उनके आने का क्रम क्या था। तो दोस्तों यहाँ से तो मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से कंपनियां हमारे भारत में आई, लेकिन कभी कभी इनके आने का अगर आपसे क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले याद रखना कौन हमारे यहाँ आए थे, पुर्तगाली, पी से इंडिकेट कर रहा हूँ। उसके बाद डच आए थे, डी से इंडिकेट कर रहा हूँ। फिर आए थे अंग्रेज, ई से इंडिकेट कर रहा हूँ। फिर आए थे डैन, फिर डी से इंडिकेट कर रहा हूँ, DAN लिख दे रहा हूँ। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैन और उसके बाद आए थे फ्रांसीसी। तो दोस्तों ये कुछ 5 देश ऐसे थे जिन्होंने भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला, लेकिन बाद में हमने देखा कि हमारे भारत का जो इतिहास है वो ये कहता है कि जब इंग्लैंड के लोग हमारे भारत में आए तो उन्होंने पुर्तगालियों से भी युद्ध किया, डचों से भी युद्ध किया, फ्रांसीसियों से भी युद्ध किया और धीरे धीरे इन सभी देशों को भारत से बाहर निकाल दिया और एकाधिकार की सत्ता स्थापित की अंग्रेजों ने। और किस तरीके से हमारे भारत पर इन्होंने राज्य किया, 1947 में हम किस तरीके से स्वतंत्र हुए, वो भी हम इस लेक्चर में नहीं, आगे नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उनमें धीरे धीरे पढ़ेंगे। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग थोड़ा सा आगे। आज हमारा जो चैप्टर है वो पुर्तगीज है। तो पुर्तगाली कैसे हमारे भारत में आए थे, कौन कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे जो हमारे भारत में आए थे और किस तरीके से धीरे धीरे पुर्तगालों ने कहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की, कैसे कब्जा किया, आगे चलते हैं इस लेक्चर में देखने। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है वास्को डी गामा एक नाविक थे जो 1498 ईस्वी में भारत में आए थे और कहाँ पर पहुंचे, कालीकट में पहुंचे थे। और उस समय कालीकट में एक राजा था जिसका नाम था जमोरिन। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, नाम को देख लीजिए आप लोग, जमोरिन। ठीक है, वास्को डी गामा वाज सक्सेसफुली एस्टेब्लिश द रूट ऑफ। अब यहाँ से वास्को डी गामा ने एक ऐसा रूट क्लियर कर दिया जो आप आगे देखोगे पुर्तगाल के जितने भी गवर्नर हमारे भारत में आए, अगर उस रूट से कोई भी यूरोपीय देश व्यापार करने आ रहा है तो पुर्तगाली लोग उससे टैक्स ले रहे हैं। और इस टैक्स व्यवस्था को इन्होंने एक नाम दिया जिसको हम लोग कहते हैं कार्टेज सिस्टम, CARTAGE, कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम का मतलब समझ लीजिए, कार्टेज सिस्टम का मतलब ये है कि इन्होंने एक नाम दिया था ब्लू सी पॉलिसी। ब्लू सी का मतलब नीले समुद्र की पॉलिसी। तो उस समुद्र में अगर कोई जहाज लेके उतरता था व्यापार के लिए तो वो पुर्तगालियों को सबसे पहले टैक्स देता था। इसी क्रम में हमें हिस्ट्री में एक बात ये भी पता लगती है, अकबर को एक बार जाना था अरब सागर में, ठीक है, तो अरब सागर में जाना था तो अकबर ने भी इनको टैक्स दिया था पुर्तगालियों को। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पुर्तगाली धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने लगे थे। व्यापारिक उद्देश्य से आए थे लेकिन उन्होंने भारत से इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने लगे वो। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ से हम लोग और देखते हैं, जमोरिन नाम का एक राजा मिला इनको और इन्होंने, जमोरिन ने इनका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया और जमोरिन ने परमिशन दे दी कालीकट में इनको अपनी फैक्ट्रियां लगाने की। कालीकट कोचीन के आसपास इन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री लगाई। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ही इस्टेब्लिश द फैक्ट्री ऑफ द कोचीन इन 1502। ठीक है, इस तरीके से 1502 ईस्वी में इन्होंने फैक्ट्रियां अपनी लगाना स्टार्ट की थी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, फिर से देखिए, यहाँ पर फर्स्ट गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं। पुर्तगालियों का जो फर्स्ट गवर्नर था वो कौन सा था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे, ये फैक्ट है एक, इसको याद रखना है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा एक पहला फर्स्ट गवर्नर था पुर्तगाली जो हमारे भारत में आया था। इसी तरीके से लगातार बहुत सारे गवर्नर भारत में आते रहे और एक समय वो हुआ कि पुर्तगाली गवर्नरों का आपस में झगड़ा हो गया इंग्लैंड वाले लोगों से। अब इंग्लैंड वाले लोग क्या करते हैं, पुर्तगालियों को मार मार के बाद में भगा देते हैं। तो इस तरीके की हमें आगे हिस्ट्री देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पर शाहजहां के शासनकाल में इन्होंने क्या किया, 1631 ईस्वी में, मतलब हुगली के आसपास में गए होंगे तो शाहजहां ने इनको वहाँ से थोड़ा सा बाहर निकाल दिया। कई सारे युद्ध हमें देखने को मिलते हैं मुगलों के साथ, इस तरीके की हमें हिस्ट्री देखने को मिलती है। अब आगे चलते हैं। बॉम्बे, ठीक है, 1761 ईस्वी में क्या होता है, बॉम्बे को एक दहेज के रूप में दे दिया जाता है। पुर्तगालियों ने इसको दे दिया था इंग्लैंड वालों को। इंग्लैंड वालों को क्यों दिया, यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी, इसको समझ लेते हैं। पुर्तगाली एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन ब्रिगेंजा। कैथरीन ब्रिगेंजा। तो कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी हो गई इंग्लैंड के जो प्रिंस थे उनसे शादी हुई। यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए, चार्ल्स, ये देखिए चार्ल्स सेकंड, ठीक है। अभी चार्ल्स सेकंड से जब शादी हुई कैथरीन ब्रिगेंजा की, डोरी मीन्स दहेज में मिला किसको,
पुर्तगालियों ने दहेज में दिया इस बॉम्बे को अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने बाद में क्या किया, 10 पाउंड में इसको किराए पे दे दिया, किसको, पुर्तगालियों को। इस तरीके से बम्बई को पूरी तरीके से मतलब 10 पाउंड में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को दे दिया था। इस तरीके की हिस्ट्री आज देखने को मिलती है। आज तो हमारा जो बम्बई है उसको हम माया नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो उस समय के 10 पाउंड और आज की डेट में आप लोग अंतर समझ सकते हैं क्या कंडीशन है आज। आगे चलते हैं दोस्तों। इसी क्रम में थोड़ा सा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दूसरा जो गवर्नर आ रहा है वो है, इसका नाम आप लोग याद रखोगे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूँ, अल्फांसो डी अल्बुकर्क एकमात्र ऐसा गवर्नर जो इंडिया में ही इनकी मृत्यु हुई थी और आज की डेट में इनका जो मकबरा है वो गोवा में है। तो गोवा में इनकी कब्र आज भी हमें देखने को मिलती है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में 1503 ईस्वी में जब भारत में आए थे, अब यहाँ पर लिखा है, उन्होंने अपना यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया और इन्होंने गोवा को कैप्चर किया। किससे, बीजापुर का जो रूलर था उससे। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह उस समय रूलर थे, वहाँ के राजा थे। तो 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक को हराया और उनसे गोवा छीन लिया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, यहाँ पर कई बार हमारे पेपर्स में पूछी जा चुकी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट गवर्नर के पास। यहाँ से थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक तो अल्बुकर्क ऐसे व्यक्ति थे, पुर्तगाली ऐसे थे, इन्होंने एक अधिकार दे दिया था पुर्तगालियों को कि यहाँ की महिलाओं से आप लोग शादी कर सकते हैं और यहाँ पर पुर्तगालियों की जनसंख्या को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके का जो विशेषाधिकार था वो किसने दिया था, अल्बुकर्क ने। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट गवर्नर के पास। ये नेक्स्ट गवर्नर है निन्नो डी कुन्हा। थोड़ा सा टिपिकल नाम है लेकिन इसको आप याद रखोगे, निन्नो डी कुन्हा। ये ऐसे एक पुर्तगाली गवर्नर थे, इन्होंने पुर्तगालियों की जो राजधानी थी वो कोचीन से गोवा में ट्रांसफर कर ली, वो भी 1530 ईस्वी में। इस तरीके से इन्होंने गोवा के आसपास वाले क्षेत्र में और दीव और दमन द्वीप, ये यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दीव और दमन द्वीप महाराष्ट्र के आसपास में आपको देखने को मिलते हैं, दमन और द्वीप। तो ये अरब सागर के छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया किसने, ये जो आपके पुर्तगाली लोग थे, पुर्तगीज, इन्होंने। अब आगे चलते हैं दोस्तों। इसी क्रम में थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ दोस्तों हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर पुर्तगालियों ने हमारे भारत में आके क्या क्या किया, इनका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे भारत में, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इनसे हमें बेनिफिट हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। जो तंबाकू है, तंबाकू की खेती जो है वो सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट कराई थी। तो तंबाकू का जो ज्ञान है वो हमें पुर्तगालियों से मिला था, नंबर 1। नंबर दूसरा जो इनसे बेनिफिट मिला है वो ये मिला है कि हमारे यहाँ सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना है वो पुर्तगालियों के द्वारा हमारे भारत में की गई है। तो इस तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें यहाँ से याद रखनी है, पुर्तगालियों ने हमें दिया है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और बताते हैं यहाँ पर, नेवल मीन्स नौसेना का संगठन। नौसेना का जो संगठन है सबसे पहले पुर्तगालियों ने किया था, तो ये भी हमने पुर्तगालियों से सीखा है। तो बाहर के जो देश आ रहे हैं उनसे हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और इसी क्रम में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और हमें देखना है कि ये ऐसे एक रूलर थे जिन्होंने क्या किया, सती प्रथा को भी थोड़ा सा समाप्त करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो सती प्रथा एक हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक प्रैक्टिस थी, प्रथा थी, जिसको पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए अंग्रेज़ों ने भी अपना सहयोग दिया था। तो राजा राम मोहन राय और इनमें सब ये नाम हमें देखने को मिलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस तरीके के ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमें यहाँ से पढ़ने थे पुर्तगालियों के बारे में। तो पुर्तगालियों के बारे में आज हमने इस छोटे से चैप्टर में पढ़ा। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंग्लैंड के बारे में, क्योंकि इंग्लैंड अंग्रेज लोग जब हमारे भारत में आए थे तो इन्होंने बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हमें दी हैं जो हमें यहाँ पर पढ़नी है। और बहुत सारा हस्तक्षेप, इंटरफेयर इन्होंने हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर है उसमें किया है। तो धीरे धीरे करके हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टाइम हम लोग जब पढ़ेंगे तो वह हम इंग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, अंग्रेज हमारे भारत में किस तरीके से आए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।